गांव के चौधरी का बेटा हर रात गांव के एक घर में जाता। वह हर रात अलग अलग घर में जाता था। लोग उसे बड़ी ही आसानी से अपने घर में घुस जाने देते थे। चोरों की तरह वो सभी घरों में आखिर क्यों जाता था, और जब बाहर आता तो उसकी आंखें लाल होती थीं। आखिर ये क्या राज था? इसी का पता लगाने के लिए एक दिन मैं उसका पीछा करते हुए एक घर में छुप गया। फिर जो मैंने देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। मैं कुछ दिन पहले ही अपनी बुआ के घर से यहाँ पर लौटा था, क्योंकि मैं अपनी बुआ के पास ही पढ़ाई करता था। दरअसल यह गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था और इसके आसपास किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज नहीं था। यहाँ पर रहने वाले सभी अनपढ़ ही थे, क्योंकि यहाँ स्कूल कॉलेज ना होने की वजह से कोई भी पढ़ाई के बारे में नहीं जानता था, और बाहर शहर में भेजने की इतनी हैसियत नहीं थी इन गांव वालों की कि अपने बच्चों को बाहर शहर में पढ़ाई के लिए भेजते। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे अपनी बुआ के पास भेज दिया, क्योंकि मेरी बुआ शहर में रहती थी और उनके शहर में अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज होने की वजह से मेरे पिताजी ने मुझे वहाँ भेज दिया और मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। अभी कुछ ही दिनों की मुझे छुट्टियाँ मिली थीं, इसीलिए मैंने अपने गांव आने का विचार किया और यहाँ पर आ गया। अपने माँ पिताजी से मिलकर मैं कुछ देर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए निकला ही था, तभी मेरी माँ पीछे से आवाज़ देने लगी और कहने लगी कि गांव के चौधरी के घर के आसपास मत जाना, वहां पर जाने की सजा मिलती है। मैंने माँ से पूछा, क्यों? भला वह कौन सा महाराजा है जो उसके घर के आसपास जाने की भी सजा मिलती है? और यह गांव कहाँ उसका है? यह सब लोगों का गांव है। तभी मेरी माँ कहने लगी कि बेटा, तू यह बात नहीं समझेगा। तभी मैंने मेरी माँ पर जोर देते हुए पूछा कि क्या बात है माँ, मुझे बताइए। तभी माँ कहने लगी कि कुछ नहीं बेटा, कुछ साल पहले हमारी ज़मीन पर अकाल पड़ने की वजह से हम लोग भूखे रहने लगे थे। तभी गांव के चौधरी ने हम लोगों को भोजन पानी दिया, जिसका वह एहसान आज तक हम पर जताता है, और हमारी सारी ज़मीनें वह खुद ही बुआई करता है और हम लोगों को बस अपने ही राज में रहने के लिए बोलता है। जैसा चौधरी कहता है वैसा ही हम लोगों को करना पड़ता है। अगर उसकी बात नहीं मानते हैं तो वह हम लोगों पर अत्याचार करने लगता है, और हम कहें भी तो किससे कहें? तभी मैंने कहा कि माँ, आप लोगों ने चौधरी के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तभी माँ कहने लगी कि किसकी हिम्मत थी बेटा कि चौधरी के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, क्योंकि चौधरी ने हमारे मुश्किल वक्त में हमें भोजन पानी देकर हम पर जो एहसान किया था, उस एहसान के तले दबे हुए लोगों ने उसकी तरफ कोई भी उंगली नहीं की, कि उसे कभी भी नहीं रोका, और उसी का फ़ायदा चौधरी हमेशा से उठाता आ रहा है। तभी मैंने माँ से कहा कि तो फिर हमारे हिस्से की जो ज़मीन है वह क्या चौधरी के पास है? तभी माँ कहने लगी, हाँ, सिर्फ हमारी ही नहीं, पूरे गांव के लोगों की ज़मीन चौधरी के पास है और चौधरी ही उसे इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों से दिहाड़ी मजदूरी काम करवाता है और हमारे ही खेतों में काम करवाकर हमारी ही फसलों का मुनाफा वह अपने घर ले जाता है, और हमें जितनी ज़रूरत होती है उतना बस 2 वक्त का भोजन और कुछ पैसे देकर भगा देता है। हम लोग कुछ भी आवाज़ नहीं उठा सकते, और जब कोई भी चौधरी के घर के आसपास से जाता है तो वह उन्हें सजा देता है, क्योंकि उसका यह नियम है कि उसके घर के आसपास कोई भी गरीब नहीं घूमेगा। वह खुद को बहुत ज़्यादा अमीर और घमंडी समझता है, इसीलिए हम गरीब लोगों को वह अपने घर के आसपास भी नहीं भटकने देता। अगर कोई गलती से चला भी जाए तो उसे बहुत भारी सज़ा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए बेटा, तू वहाँ मत जाना, और अगर तुम अपने बुआ से यहाँ से 4 दिनों के लिए आया है तो मैं नहीं चाहती कि तू चौधरी के अत्याचारों का शिकार बने। इसीलिए तुम अपने गांव में इधर उधर ही घूम लेना, उस चौधरी के घर के आसपास मत जाना। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग इस तरह क्यों जी रहे हैं। आखिर वह चौधरी ही तो है, कोई भगवान तो नहीं है। और वैसे भी अगर सब लोग मिलकर उस चौधरी का सामना करें, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि गांव वालों की कमाई खा सके।
अभी माँ को कुछ नहीं समझा सकता था, क्योंकि माँ तो चौधरी के डर से पूरी तरह डरी हुई थी। घर में पिताजी से भी इस बारे में बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वह भी तो माँ की तरह इसी सोच में बने हुए थे। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला गया। एक पेड़ के नीचे हम सभी दोस्त बैठे थे। तभी मेरा एक दोस्त कहने लगा, अरविंद, तू तो बहुत मज़े में है अपनी बुआ के पास जाकर। अगर यहाँ पर रहता तो हमारी तरह पूरा दिन खेतों में काम करता और बदले में तुझे सूखी सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तू तो अच्छी पढ़ाई भी कर रहा है और अच्छा खासा खाना पीना भी कर रहा है। तेरे तो बड़े मज़े हैं। तभी मैं अपने दोस्तों से कहने लगा कि यह सब आप लोगों की गलती है। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आप ऐसे ही दबे रहेंगे। और बड़े लोगों की तो छोड़ो, उनके तो उसूल ही ऐसे हैं। लेकिन आप जैसी नई युवा पीढ़ी भी चौधरी की चपेट में आ रही हैं। यह सब कैसे हो रहा है? तभी मेरे दोस्त कहने लगे कि यार, तुम शहर से पढ़ाई करके आए हो, इसलिए तुमको ऐसी बातें आ रही हैं। हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि चौधरी का सामना कर सकें। फिर हम लोग ऐसे ही बातें करके अपने अपने घर चले गए। मेरे को रात को यही बातें सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है और मेरे गांव पर इतना जुल्म हो रहा है, मुझे आज तक पता नहीं चला था। और मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के सामने जब यह बात खोली तो उन लोगों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अब मैं अकेला क्या कर सकता था? इसलिए मुझे नींद नहीं आने की वजह से मैं घर से बाहर टहलने के लिए निकल गया और कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बने पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गया और मन में बस यही सब बातें सोच रहा था। तभी मैंने देखा कि चौधरी का छोटा बेटा अपने घर से निकलकर गांव की तरफ जा रहा है। चौधरी का छोटा बेटा अक्सर शहर में रहता है। वह कभी कभार यहाँ आता है, लेकिन माँ ने कहा था कि उसका बेटा अभी पिछले 2-3 महीनों से यहीं पर रह रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं चौधरी के बेटे की तरफ था, लेकिन मैं हर रोज़ देखता हूँ कि चौधरी का छोटा बेटा घर से बाहर जाता है और गांव के हर एक घर में जाता है। हर रोज उसका नया नया घर होता था और घर के मुखिया उसे अंदर ऐसे घुसा लेते थे मानो वो उन्हीं का बेटा हो। और जब वह बाहर आता तो उसका हुलिया खराब होता था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना चौधरी के बेटे का पीछा किया जाए, और मैंने पूरे ध्यान से देखा कि चौधरी के बेटे का कल कौन सा घर होने वाला है जिसमें वह रात को जाएगा। इसी तरह जैसे ही मुझे पता चला कि ये रामू काका का घर है जहाँ वह रात को जाने वाला है, इसलिए मैं पहले ही मौका पाकर रामू काका के घर के एक कोने में जाकर छुपकर बैठ गया। तभी रात का समय हुआ और चौधरी का छोटा बेटा उनके घर में आया। अब तो मेरा घबराहट के मारे जी घबरा रहा था कि पता नहीं यहाँ क्या होगा, और कोई अगर मुझे यहाँ देख लेगा तो चौधरी का बेटा मुझे अपने पिता से सजा न दिलवा दे। फिर मैं वहीं धैर्य बनाए हुए बैठा रहा। कुछ देर बाद जब चौधरी का बेटा घर के अंदर आया तो वह रामू काका के गले लग गया और काकी के पैरों को हाथ लगाते हुए वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और रामू काका को देते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो। अपने पिता के अत्याचार को तो मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने बहुत बार प्रयास किया है, लेकिन वह नहीं मानने वाले। लेकिन मुझसे जितना हो पाता है मैं आप लोगों की मदद करता हूँ। अब तो मेरे सारी बात समझ में आ चुकी थी। अब मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि चौधरी के बेटे का इतना दयावान दिल देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं झट से उस कोने से बाहर आ गया। मुझे वहाँ पर देख सब लोग घबरा गए। चौधरी का बेटा मुझसे कहने लगा कि अरविंद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मैं उससे कहने लगा कि भाई, मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझे हर रोज़ हर एक घर में जाते देखता तो मुझे शक हो गया था कि पता नहीं तू क्या कर रहा होगा। इसीलिए मैंने आज यहाँ छुपकर सब कुछ देखने का प्लान बनाया था। लेकिन मैंने सब कुछ देखा तो मेरा सारा वहम निकल चुका था। तू बहुत अच्छा इंसान है यार।
अपने निर्दयी बाप का बेटा भी ऐसा हो सकता है क्या? तभी वह मेरे गले लग गया और कहने लगा कि मैं क्या करूं? मेरे पिताजी को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानते। इसीलिए मैं रोज रात को अपने पिताजी की तिजोरी से कुछ पैसे निकालकर इन गरीबों के घर रात को देकर जाता हूँ कि यह लोग भूखे ना मरे। इसीलिए मुझसे जितना हो पाता है मैं ऐसा करता हूँ। तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हर कोई बुरा नहीं हो सकता, आज भी अच्छाई जिंदा है। इसीलिए मैंने उससे कहा कि हम लोग मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे और आपके पिता को सबक सिखाएंगे। तभी वह कहने लगा कि हाँ। फिर दूसरे दिन हमने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और बाकी सब गांव वालों के दिल में हिम्मत जगाई। और चौधरी का बेटा साथ होने की वजह से उन लोगों को मनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा और सब लोगों ने आवाज़ उठाई और चौधरी के खिलाफ जा खड़े हुए। अब चौधरी का पल्ला बिल्कुल हल्का हो चुका था। उसके पास कोई भी नहीं था जो उसकी सहायता कर सके। सब लोग एक तरफ होने की वजह से तो चौधरी को झुकना ही पड़ा और उसने सब गांव वालों की ज़मीन उन्हें वापस लौटा दी। सब गांव वाले बहुत खुश हैं कि उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिल चुकी थी। अब उन लोगों को चौधरी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। 2 वक्त की रोटी के साथ ही गुजारा नहीं करना पड़ेगा। अब लोग तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे। तभी गांव का एक आदमी शहर से लड्डू लेकर आया और सबका मुंह मीठा करवाते हुए बोला कि अब हम हमारे बच्चों को भी अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे स्कूल में भी पढ़ा पाएंगे। अब हमारे पास भी पैसा होगा और अब हम अपने खेतों में काम करके पैसा कमाएंगे। अब हमें चौधरी के आगे कभी भी नहीं झुकना पड़ेगा, ना ही चौधरी के जुल्मों को सहना पड़ेगा। तभी कुछ काम वालों ने चौधरी के बेटे को अपने कंधों पर बैठा लिया और नाचने लगे और उसकी वाह वाह कर रहे थे। उसी बीच एक आदमी मेरे पास आया और बोला कि बेटा, इसमें तुम्हारा भी पूरा पूरा सहयोग है। चौधरी का बेटा भी उस आदमी के कंधे से नीचे उतरकर मेरे पास आया और बोला कि भाई, हिम्मत तो तुझ में थी, लेकिन तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं था, इसीलिए तो आगे नहीं बढ़ पाए। खैर, अब तो सब ठीक ही हो चुका है। तभी मैंने चौधरी के बेटे को गले से लगा लिया और कहा कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है। तुम्हें इस काम को करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी तुमने यह काम किया। इतना बड़ा दिल और नेक दिल किसी का भी नहीं हो सकता। तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे पिताजी के पास अनाप शनाप धन है और तुम्हें तो यहाँ गांव में आने की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी तुम इन गरीबों का मसीहा बनकर गांव में आए और इन लोगों के लिए इतना कुछ किया। तुम्हारे पिताजी का तुम्हें जरा भी डर नहीं रहा। तुमने बेझिझक और निडर होकर यह काम किया। भाई, तुझे दिल से सैल्यूट। तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोला कि अगर इंसान नेकी के काम ना करे तो उसका धरती पर आने का औचित्य ही क्या है। तभी सब लोगों ने चौधरी के बेटे की जय जयकार शुरू कर दी। लेकिन चौधरी के बेटे ने कहा कि मेरी जय जयकार करने की बजाय उस परमात्मा की करो जिसमें मुझे हिम्मत दी थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था और अब तो मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ चुकी थी। हम तो मेरी आंखों में इस खुशी के आंसू थे कि शायद मैं 2-4 दिन ही सही, लेकिन आकर मैंने इन गांव वालों को आज़ाद करवा दिया और मन में साथ में ही चौधरी के बेटे के लिए बहुत सी दुआएं निकल रही थीं कि इसकी वजह से आज मैं इस काम में सफल हो पाया हूँ। दोस्तों, यह थी हमारी आज की मॉरल स्टोरी, जो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही हम लोगों की मदद करते रहेंगे तो हमें भी अंदर से अच्छा लगेगा। तो आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो पक्का कर ही देना। साथ ही साथ आपके दाहिनी तरफ एक बेल आइकन है। बेल आइकन मतलब घंटी, उसको दबा देना। दबाने से और उसको ऑल पर सेट कर देना ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिखाई दें। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए।